तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लॉक एंड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म देखा था। वन ऑफ द मैकेनिज्म देखा था कि सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करके कैसे हम लोग थ्रेड से प्रोग्राम कर सकते हैं अगर कोई ऐसा शेयर्ड वेरिएबल जो मोर देन वन थ्रेड के थ्रू अपडेट हो रहा है। रीड में कोई इशू नहीं है, अपडेट हो रहा है, देन उसकी डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो, प्रॉपर डेटा उस पे राइट हो, तो उसके लिए हमने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाया था। एक और जावा ने दिया है वोलेटाइल वेरिएबल। तो ये भी वोलेटाइल भी मैंने आपको याद होगा मॉडिफायर्स में ही था, उस समय बोला था मल्टी थ्रेडिंग में कवर करूंगा। तो बेसिकली थ्रेड जब वर्क करता है तो होता क्या है, थ्रेड अपनी लोकल स्टैक, अपनी खुद की स्टैक मेमोरी में वर्क करता तो है। अपना हर थ्रेड का मेमोरी अलग होता है और वो अपना लोकल जो अपडेट करता है डेटा वो सीपीयू कैश, क्योंकि देखो एक कोर सिस्टम जो होती है, अगर आप कोई भी आज के डेट में इंटेल की बात करोगे तो हम लोग बोलते हैं क्वाड कोर है इंटेल, मतलब मोर देन वन सीपीयू तो लगे होते हैं एक पीसी में। तो होता क्या है, जब कोई मल्टीपल थ्रेड हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे सिस्टम मान लो 4 सीपीयू लगे हुए, एक ही सीपीयू में 4 कोर है, तो चारों कोर एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे। तो आपस में उनकी सिंकअप नहीं होती है। उनकी सीपीयू की भी अपनी मेमोरी होती है जो कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी में डेटा बहुत फास्ट वर्क करता है, रिट्रीव होता है। तो थ्रेड जो करता है क्या, अगर मल्टीपल थ्रेड होते हैं तो एक, मान लो 2 सीपीयू है एक ही सिस्टम में और दोनों सीपीयू जो है अलग अलग थ्रेड को हैंडल कर रहा है, लेकिन वो दोनों थ्रेड एक शेयर्ड वेरिएबल पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, शेयर्ड वेरिएबल पे वर्क कर रहे हैं, वो रीड एंड राइट करेंगे तो वो लोकल मेमोरी में अपना सीपीयू कैश में ही अपडेट करता है जो थ्रेड होता है। वो मेन मेमोरी जो मेन शेयर्ड लोकेशन होता है वहां तक वो डेटा नहीं जाता, जिसकी वजह से थ्रेड 1 का डेटा थ्रेड 2 तक नहीं पहुंच पाता अपडेटेड, और थ्रेड 2 का थ्रेड 1 तक नहीं पहुंच पाता। ये नॉर्मल वर्क ऐसे चलता है, जब भी नॉर्मल हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे तो इसी तरह वर्क होगा। तो ऐसे केस में जब हम चाहते हैं कि शेयर्ड वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल ये सब, उसका डेटा जब भी थ्रेड के थ्रू एक्सेस हो, वो इंस्टेड ऑफ सीपीयू कैश वो मेन मेमोरी में रीड करे, मेन मेमोरी में राइट करे, इसी से रीड करे इसी से राइट करे, ना कि वो सीपीयू कैश में। तो इसके लिए उस तरह के इंस्टेंस वेरिएबल को, सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल के साथ, इंस्टेंस वेरिएबल के साथ ही वोलेटाइल कीवर्ड लगा सकते हैं। तो उस तरह के इंस्टेंस वेरिएबल में हम लोग वोलेटाइल कीवर्ड लगा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हम वोलेटाइल कीवर्ड से भी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं जो शेयर्ड डेटा यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लास्ट एग्जांपल जो देख रहे थे बैंकिंग का अकाउंट टेस्टिंग, इसी को ओपन करते हैं। तो यहाँ हम 2 थ्रेड स्टार्ट किए थे और दोनों थ्रेड का डिपॉजिट मनी ये कॉल कर रहे थे। तो डिपॉजिट मनी में चलते हैं और इसके बाद बैंक अकाउंट, यहाँ डिपॉजिट जिसमें हमने सिंक्रोनाइज लगाया था। अभी फिलहाल मैं सिंक्रोनाइज हटा रहा हूँ और चला के देखता हूँ, तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि वो शेयर डेटा है। कौन सा डेटा शेयर्ड है, ये बैंक अकाउंट में हमारा शेयर डेटा अकाउंट बैलेंस है। यही अकाउंट बैलेंस को दोनों थ्रेड जब डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो यूज करते हैं। तो वैसे केस में तब हम क्या करेंगे कि भाई ये जो लोकल में रखा हुआ है, अच्छा यहाँ तो थ्रेड डॉट स्लिप भी लगाया हुआ है ना, पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं, चलो लगा के देखते हैं। तो ऐसे केस में इस तरह की वेरिएबल को हम लोग वोलेटाइल लगा के भी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। वोलेटाइल कीवर्ड
ताकि हम बोलते हैं कि लोकल जो सीपीयू कैश में वो रख रहा है उसके जगह वो मेन मेमोरी में अपडेट करे ताकि दूसरे थ्रेड को भी अपडेटेड वैल्यू मिले। तो मैंने यहाँ वोलेटाइल लगाया है, यहाँ सिंक्रोनाइज नहीं लगाया। अब चला के जरा देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं। नहीं हुआ ना, क्योंकि वो 1 मिनट का जो मैंने ट्रांजैक्शन लगाया हुआ है ना, इसकी वजह से रुक जाता है। रीजन ये है। हम्म, ये जो 1 सेकेंड का लगाया हुआ डिले है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेटा आता नहीं है। अगर ये डिले यहाँ लगा दूँ नीचे, तब देखते हैं। ये अपडेट तो हो गया, बट क्या बिना वोलेटाइल के भी ये काम करेगा? देखो बिना वोलेटाइल के देख रहे हो, वो अपडेटेड वैल्यू अपडेट तो हुआ, लेकिन अपडेटेड वैल्यू वो ले नहीं पा रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है, वो मेन मेमोरी तक डेटा को लाता ही नहीं है। जो अकाउंट बैलेंस अपडेट हुआ, हमने लिख भी दिया कि भाई अकाउंट बैलेंस को अपडेट करो यहाँ, और उसके बाद स्लिप लगाया कि अकाउंट बैलेंस को सीधे अपडेट करो, लेकिन ये अकाउंट बैलेंस वो लोकल में रखा हुआ है, जिसकी वजह से दूसरे थ्रेड को नहीं मिला। तब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे केस में तो वॉलेटाइल यूज करके भी काम किया जा सकता है। ये 5000 अपडेट कर दिया, ठीक है। तो वॉलेटाइल का बस यही बेनिफिट है कि हम इंस्टेंस वेरिएबल जो शेयर हो रहा है उसके साथ लगा सकते हैं, और हम चाहेंगे कि वो जितनी भी शेयर्ड वेरिएबल है वो सीपीयू कैश में अपडेट होने की जगह मेन मेमोरी में हो, ताकि दूसरे थ्रेड को डेटा मिले। जैसे सिनेरियो मैंने यहाँ डिस्कस किया है, एक मान लो मेरा क्लास है, उसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल है काउंटर। तो अगर हम शेयर नहीं लगाते हैं, मतलब यहाँ वोलेटाइल नहीं लगाए, ये तो शेयर हो रहा है, तो क्या होगा, थ्रेड वन रीड करेगा इसे, उसे 0 मिलेगा, और उसको सीपीयू कैश में रखेगा। मान लो इंक्रीमेंट किया हमने थ्रेड वन में, कुछ अपना लॉजिक लगाया कि थ्रेड वन उसको एक इंक्रीमेंट करता है, तो एक इंक्रीमेंट जो करेगा ये मेन मेमोरी में राइट ही नहीं होगा, ये काउंटर की वैल्यू 1 होगी, लेकिन वो सीपीयू कैश में रहेगी। और किसकी सीपीयू कैश में रहेगी? तो मैंने क्या बोला, जब ये देखो, ये हर समय पॉसिबल भी नहीं है कि तुम्हें मिल जाए कि सही वर्क कर रहा है वोलेटाइल, क्योंकि आपकी डिपेंड करती है, दो थ्रेड जब चल रही है तो दोनों सीपीयू अलग अलग ले रहा है उस समय। पता चला एक ही सीपीयू ले रहा है तो वो तो सिनेरियो ही अलग हो गया। तो दोनों सीपीयू अगर ले रहा है दो थ्रेड को, तो उस केस में अपना ही वो लोकल रजिस्टर, अपना लोकल कैश में रखता है। और थ्रेड टू अगर उसी काउंटर वेरिएबल को यूज करेगा तो उसको फिर 0 मिलेगा, क्योंकि मेन मेमोरी में अपडेटेड नहीं है। और वो इंक्रीमेंट करेगा तो वो फिर 1 हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि आपस में सिंक में नहीं है। वो एक शेयर्ड लोकेशन होना चाहिए। तो इसीलिए बाय डिक्लेयरिंग शेयर्ड काउंटर वेरिएबल, JVM guarantee that every read of the variable will always be read from main memory से हो, और all write to the variable always be written back to main memory। जो भी रीड राइट थ्रेड करे वो मेन मेमोरी से करे, ताकि वो डेटा दूसरे थ्रेड को भी मिले। समझ में आ रहा है ये? तो ऐसे केस में क्या किया, वेरिएबल से पहले, जो वेरिएबल है उससे पहले वोलेटाइल कीवर्ड लगाया। क्लियर है? वोलेटाइल वोलेटाइल मॉडिफायर सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल के साथ लगा सकते हो, और कहीं भी यूज नहीं हो सकता, मेथड के साथ नहीं, क्लास के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं मल्टीपल थ्रेड जब इस वेरिएबल पे वर्क कर रहे हैं वो अपने लोकल कैश में डेटा को अपडेट, रीड एंड राइट ना करे, मेन मेमोरी से करे।
क्लियर है इसमें? ठीक है। अब आता हूँ नेक्स्ट मल्टी थ्रेडिंग में। एक आती है, मैंने आप लोग को बोला था वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल ये मेथड है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्लास में है, ये थ्रेड क्लास में नहीं होते कभी भी। तो ये कब यूज करते हैं, पहले इसके लिए प्रॉब्लम हम समझते हैं। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आप लोग कभी सुने होंगे, देखे होंगे। ये ऐसा सिनेरियो है, जैसे मान लो एक टेबल है, इस पे राइस की प्लेट रखी है, बाउल में राइस रखा हुआ है, 5 फिलोसफर बैठे हैं यहाँ, 5 फिलोसफर है ये, पांचों फिलोसफर के पास राइस रखी हुई है, और हर फिलोसफर के लेफ्ट में और राइट में एक एक स्पून रखा है, हर फिलोसफर के। अब इसमें कंडीशन ये है कि फिलोसफर जो भी है, अगर वो दो ही स्टेट हो सकता है, या तो ये खा सकता है या सोच सकता है, थिंकिंग, ईटिंग एंड थिंकिंग, यही दो स्टेट हो सकता है। तो जब वो ईट करेगा तो दोनों स्पून यूज करके ईट करना है, लेफ्ट और राइट दोनों, ऐसा नहीं है एक ही स्पून से ईट करेगा। कंडीशन ये है। तो अब बताओ, एट ए टाइम अगर मैं बोलूं तो इसमें कितने फिलोसफर खा सकते हैं एट ए टाइम? तुम्हें क्या लगता है एट ए टाइम कितने फिलोसफर एक बार में खा सकते हैं? हम्म, क्या बोल रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पांचों एक साथ खा सकते हैं? मान लो ये फिलोसफर ने लेफ्ट राइट दोनों उठा लिया है, तो ये लेफ्ट राइट उठा पाएगा? इसके पास तो राइट ही है सिर्फ, लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट इसका राइट है, दोनों चम्मच से खाना है, एक चम्मच से नहीं खाना है, दोनों चम्मच उठा के ही खाना है, दोनों हाथ से। तो अब बताओ कितने खा सकते हैं? पांचों खा सकते हैं क्या एक बार में? दो ही खा सकते हैं, दो से ज्यादा कभी नहीं होगा। तो कुछ ऐसा इसमें रूल बनाना होगा ना, कि दो भाई ये दो खाओ कुछ देर तक, फिर तीनों थिंक कर रहे हैं, फिर इसमें से ये तीन थिंक करेंगे, ये दो खाओ, मतलब हर को चांस मिले, कुछ ऐसा रूल बनाओगे तुम, बनाना चाहोगे? तो यहाँ देखो, जो शेयर्ड रिसोर्स हो गया ये राइस हुआ, और बेसिकली ये फॉक है शेयर्ड रिसोर्स, क्योंकि चम्मच से ही खाना है इनको, तो शेयर्ड रिसोर्स ये राइस नहीं, ये फॉक हुआ, ठीक है। और जब भी लेफ्ट और राइट, अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है ना सिनेरियो, कोई रूल नहीं बनाया और सबको बोलते हैं एक साथ खाने के लिए, तो हो सकता है सब अपने लेफ्ट चम्मच को उठाए और राइट को उठाने जा रहे हैं, सब वेट करते रह जाएंगे। या हो सकता है ये अपना लेफ्ट को उठाए, राइट को उठाने गया, पता चला ये लेफ्ट उठा चुका है, ये भी लेफ्ट उठा चुका है, हर कोई, तो हर कोई वेट करेगा राइट के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में, ऐसे केस को कहते हैं, और ये सारे बंदे ना थिंक कर पाएंगे ना ईट कर पाएंगे, सब वेट करेंगे कि भैया तुम रखो तुम रखो तुम रखो, कोई रखेगा ही नहीं, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं कि भैया राइट मिलेगा तो खाना स्टार्ट करें। ऐसे केस को कहते हैं डेडलॉक, जहां रिसोर्स एक दूसरे पे डिपेंड हो गया, डेडलॉक का स्टेट आ गया। जो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सब नहीं फंस जाता है, तो डेडलॉक स्टेट आता है, तो ये डेडलॉक स्टेट है, सब एक दूसरे का वेट ही कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल के थ्रू हैंडल करते हैं। इसमें थ्रेड क्या हुआ? फिलोसफर, ये फिलोसफर पांचों थ्रेड हो गए,
जो कंटिन्यूअस खाते रहेंगे या थिंक करते रहेंगे। इनका काम है ईटिंग या थिंकिंग। इनकी रिसोर्स हो गई फॉग। फॉग को यूज करके खाएंगे। तो कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है कि हर को चांस मिले और हर कोई मतलब कुछ इसमें से 2 ईट कर रहे हो, 3 थिंक कर रहे हो, फिर दूसरा 2 ईट कर रहे हो, 3 थिंक कर रहे हो और हर किसी को ईट और थिंक का चांस मिले। ऐसी प्रोग्रामिंग। तो वैसी प्रोग्रामिंग के लिए वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल और फिर कुछ लॉजिक भी हम लगाते हैं। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स को हम लोग रिज़ॉल्व करेंगे, देखेंगे। उसका एग्ज़ाम्पल इसमें है, तो वो बाद में देखेंगे। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक मान लो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एक बहुत वेल नोन प्रॉब्लम है। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है? फैक्ट्री है और मैं बोलता हूँ उस फैक्ट्री में आने और जाने का एक ही गेट है, ठीक? और उस फैक्ट्री में कुछ चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी, उसके लिए कोई गाड़ी आएगा, कुछ उसमें डालेगा, फैक्ट्री में सामान रखेगा और जब तक कोई गाड़ी प्रोड्यूसर वाला आया है, मान लो प्रोड्यूस करने, उस समय तक कंज्यूमर जो कंज्यूम करने वाला, उसको खरीदने वाला फैक्ट्री से माल, वो नहीं आ सकता। एट ए टाइम कोई एक ही आदमी जा सकता है उस दरवाजे से, गेट से। तो प्रोड्यूसर मान लो प्रोड्यूस करने नहीं गया, पहले ही कंज्यूमर चला गया, लेट्स सपोज। और फैक्ट्री में गया कंज्यूमर और वो देखा कि भाई सामान चाहिए और फैक्ट्री में सामान ही नहीं है। तो वेट करता रहेगा कि भैया फैक्ट्री में सामान आएगा तब मैं लूँगा। कंज्यूमर का तो यही काम है। और प्रोड्यूसर बाहर वेट कर रहा है कि भैया फैक्ट्री में जाने के लिए रास्ता खुले, पहले लॉक हटे, तब हम जाएँगे, प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूसर बाहर वेट कर रहा है, कंज्यूमर अंदर वेट कर रहा है। यहाँ डेडलॉक का स्टेट यहाँ भी आ जाएगा। हमेशा ये वेट करते रह जाएँगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को भी वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल से हम लोग रिज़ॉल्व करते हैं। ठीक है? तो जहाँ सिंकअप की प्रॉब्लम हो, शेयर्ड रिसोर्स हो, हम चाहते हैं सबको चांस मिले, डेडलॉक का स्टेट ना आए, तो इस तरह की प्रॉब्लम को मल्टी थ्रेडिंग में जब मल्टीपल थ्रेड रन करते हैं तभी ये प्रॉब्लम आती है। सिंगल थ्रेड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो मल्टीपल थ्रेड रन कर रहे हैं और शेयर्ड रिसोर्स है, तो वहाँ पे वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल से हम लोग ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आई। वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल कहाँ लगा सकते हैं, ये समझ में आया? ये समझ में आया? वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल कहाँ लगा सकते हैं? ठीक है? तो अब कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो पहले हम लोग डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को देखते हैं। तो देखो ये तुम्हें नॉलेज के लिए थोड़ा बता रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि 100% एकदम पूरे अच्छे से, बस ये ध्यान रखना है कि वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल कैसे लगता है वो जानना ज़रूरी है। बाकी तो एप्लीकेशन की लॉजिक है। एक फोक है जो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है। फिलोसफर हमारा थ्रेड होगा और ये डाइनिंग हमारा क्लाइंट प्रोग्राम जहाँ से हम टेस्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले डाइनिंग को चला के ही देखते हैं क्या वैसा सिनेरियो आ रहा है कि डेडलॉक ना हो। तो देखो यहाँ 253 ये 3 खा रहे हैं, फिर 2 थिंक कर रहे हैं, 3 थिंक कर रहे हैं, 4 थिंक कर रहे हैं, कुछ ऐसा मिल रहा है। कंटिन्यूअस थिंकिंग, ईटिंग चलती जा रही है। ठीक है? और हर किसी को चांस मिल रहा है। 3 को भी चांस मिला कुछ। बोलो। बोलो। आवाज नहीं आ रही है आज। हो सकता है मेरा इंटरनेट का आवाज ब्रेक कर रही है। मेरे इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है क्या? रुको देखें। अच्छा, हाँ, राहुल की आवाज तो सही आ रही है।
नहीं क्लियर हो रहा अभिषेक, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। मैं क्या बताऊं? आ जा रही है। हम्म, अभी भी क्लियर आवाज नहीं है। स्पीड इतनी है कि जा तो सकती है आवाज मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। हम्म, हम्म, ठीक है, देख लो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो डेडलॉक का स्टेट नहीं आ रहा। बताओ अभिषेक, कुछ ड्रॉप किया क्या? इस तरफ देख रही है। बोलो। नो सर, वो बस वही पूछा था, प्रॉब्लम आ रही है नेट के, तो शायद स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, ठीक है, चलो। तो अब इसको देखते हैं कैसे लगाया गया है। ठीक है, तो फॉक क्लास पहले देखते हैं। तो फॉक क्लास में एक वेरिएबल फ्री करके रखा है, ये इंटरनल अपनी क्लास की लॉजिक लिख रहा है। एक फॉक क्लास बना है। अब उसमें देखो सिंक्रोनाइज कीवर्ड जरूर यूज किया गया, क्योंकि सिंक्रोनाइज अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, डेटा शेयरिंग में दिक्कत आएगी। दो स्टेट है, ईटिंग और थिंकिंग, इन दोनों में सिंक्रोनाइज लगा है। ठीक, यहाँ पे हम एक वाइल लूप लगाए क्योंकि इनफाइनाइट चलना है। वाइल लूप लगाते हैं, वाइल लूप में चेक करते हैं कि अगर वो फ्री नहीं है, मान लो जो इस फॉक है वो फ्री नहीं है, हो सकता है लेफ्ट हो राइट हो, वो भी हमें नहीं पता, बस हम लॉजिक लिख रहे हैं कि फॉक फ्री नहीं है। तो कुछ देर स्लिप करा के वेट स्टेट में ले जाते हैं। अब देखो ये थ्रेड डॉट वेट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्लास में वेट होता है। जो करंट एग्जीक्यूशन थ्रेड होगा, जो भी होगा करंट एग्जीक्यूशन थ्रेड, उसको वेट कराने के लिए ले जाएगा, और जो रिसोर्स है इसको रिलीज करता है, ताकि रिसोर्स को ऑक्यूपाई न किया जाए। और उसके बाद फ्री को फॉल्स किए कि भाई अब फ्री हो गया, वेट में चला गया, अब इसके बाहर आएगा तो फ्री को फॉल्स किए कि भाई ये स्पून फ्री है। उसी तरह थिंकिंग के लिए लॉजिक लिखे कि थिंकिंग में होगा तो क्या होगा, हमारा उस समय अगर कोई थिंक करने जा रहा है तो हमारा फोक जो है फ्री हो जाएगा, मतलब ट्रू, फ्री ट्रू है। कुछ देर के लिए थिंकिंग के लिए गया, और नोटिफाई ऑल कॉल किए। नोटिफाई ऑल और नोटिफाई में डिफरेंस ये है कि नोटिफाई अगर कॉल करोगे तो जो एक थ्रेड जो लेटेस्ट, जिसका प्रायोरिटी सबसे हाई है, वही थ्रेड अवेक होगा, वही थ्रेड जगेगा और जाके काम करेगा। लेकिन नोटिफाई ऑल से सभी जितने वेटिंग थ्रेड हैं उनको रिक्वेस्ट जाती है कि भैया ये जैसे फ्री किया फॉग को, थिंक स्टेट में चला गया, तो इसने बोला कि मैं नोटिफाई कर रहा हूँ, अब दूसरा थ्रेड जो वेटिंग स्टेट में है वो जाके अपना ईटिंग का प्रोसेस कर सकता है स्टार्ट। तो इसने फ्री को ट्रू किया और नोटिफाई में गया। ठीक है, तो मान लो अगर फ्री ट्रू है तो इसके अंदर तो जाएगा नहीं, तो उसके बाद वो फ्री फॉल्स हो जाएगा। ईट किया और फॉल्स हुआ, ईट किया फॉल्स हुआ। ठीक है, अगर वो फॉल्स होगा, सॉरी, यहाँ फॉल्स होगा तो ये अंदर जाएगा और वेट में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फॉक का एक डिजाइन बनाए कि फॉक से दो चीजें प्रोसेस कर सकते हैं, ईटिंग और थिंकिंग। देन उसके बाद फिलोसफर थ्रेड की तरह एक्ट करेगा। तो थ्रेड जब ये एक्ट करेगा तो इसको क्या चाहिए, दो रिसोर्स चाहिए, एक लेफ्ट फॉक एक राइट फॉक। तो फॉक क्लास का दो रेफरेंस वेरिएबल बना। अब कौन सा लेफ्ट होगा कौन सा राइट होगा, ये हम नंबरिंग से, अपने लॉजिक वाइज नंबरिंग से डिसाइड करेंगे कि इस फिलोसफर को अगर वन मानते हैं और इस फॉक को वन मानते हैं तो वन टू इसको असाइन करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे टू थ्री असाइन करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे थ्री फोर असाइन करेंगे, फिर इसको फोर फाइव, इस तरह से नंबरिंग हम लॉजिकल असाइन करेंगे।
तो कौन सी फॉक असाइन होगी उसके लिए हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया कि जब भी फिलोसफर का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी फिलोसफर होगा, क्लाइंट प्रोग्राम से फिलोसफर बनेगा, वो जरूर उसको पता होगा कि कौन कौन सी दो फॉक उसको उठानी है। तो फॉक ए फॉक बी करके इसको दे दिया और लेफ्ट राइट में असाइन कर दिया, ताकि हर फिलोसफर के साथ उसका फॉक उसके पास आ जाएगा कि यही दोनों फॉक्स यूज करनी है। और ये थ्रेड की तरह है, तो वाइल ट्रू, क्योंकि देखे थे प्रोग्राम हमेशा चल रहा था, तो जब भी ईटिंग होगा तो लेफ्ट राइट दोनों से होगा, दोनों फॉक ईटिंग के लिए गए, थोड़ा देर स्लिप कराएं, ईट करता रहे ताकि कुछ देर ईट करे और उसके बाद थिंकिंग स्टेट में चला जाए। तो ईट और थिंकिंग में ये इन्हीं मेथड्स को कॉल करेगा, ताकि फ्री करेगा और ट्रू और फॉल्स करता जाएगा। ठीक है, देन क्लाइंट प्रोग्राम में आते हैं। अब यहाँ थोड़ा लॉजिकल अप्रोच की है कि हमारे पास टोटल फॉक कितने हैं वो बताया, 5 फॉक है, तो 5 एरे बनाया फॉक का। अब पांचों को इनिशियलाइज किया, क्योंकि भाई एरे सिंपल बनाने से नहीं होगा, फॉक का ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। तो हर फॉक को ऑब्जेक्ट बनाया न्यू फॉक करके, फॉक 0 से लेके 5 तक, और 5 एरे में स्टोर कर लिया कि 5 फॉक मेरे बन के तैयार है यहाँ तक। अब इसी 5 के लिए हमें फिलोसफर बनाना है और लेफ्ट राइट असाइन करना है। तो अब जरा सोचो कि इस फिलोसफर का अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मान लो, तो क्या कहेंगे, इस फिलोसफर के लिए अगर ये 0 नंबर का फॉक है तो ये 1 होगा, इस फिलोसफर के लिए क्या होगा, 1 और 2, इस तरह होगा। तो यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया गया है कि फॉक ये 0 और i+1 रिमाइंडर्स डिवाइडेड बाय साइज किए, तो रिमाइंडर ये हमेशा क्या होगा, 0 1 1 2 2 3 3 4 और 4 0, ताकि 4 में जब 4 नंबर यहाँ आएगा तो ये सोचो ये 5 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 5 0 असाइन हो। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट फॉक हमने लॉजिकल डिसाइड किया कि 5 बार लूप चलेगा, तो लेफ्ट राइट क्या होगा। फिलोसफर के लिए क्या किया कि यहाँ पे लॉजिक लगाए, देखो ये मान लो फर्स्ट टाइम चला तो 0 1 इसको मिला, लेफ्ट में 0 आया, राइट में 1 आया, तो 0 1 इसको मिला। अब नेक्स्ट फिलोसफर को क्या होना चाहिए, देखो इसको 0 1 मिला, तो इसके लिए क्या होगा, 1 और 2 होना चाहिए, ये 1 यानी इसका राइट और अपना लेफ्ट। तो इसीलिए यहाँ पे लॉजिक चेंज किया कि दूसरे पहला फिलोसफर 0 1, फिर दूसरे फिलोसफर को 1 2, ये 1 2 असाइन होगा, फिर इसको 2 3 3 4 यहाँ हो जाएगा, और फिर 4 0, इस तरह करके फिलोसफर को असाइन होगा कौन कौन सी फॉक है। और उसके बाद फिलोसफर के लिए नया थ्रेड ऑब्जेक्ट बना दिया सिंपल, और ये नाम रखे थ्रेड का यहाँ पे, ताकि जो आ रहा था रन कर रहा था, स्टार्ट कर दिए पांचों फिलोसफर को कि भैया तुम पांचों स्टार्ट हो जाओ। और प्रोग्रामिंग ऐसा किए कि ईटिंग और थिंकिंग का स्टेट हमने डिफाइन कर दिया कि अगर नहीं फ्री होता है फॉग तो वेट में करने जरूर चले जाएगा। तो इसी बेस पे ये प्रोग्राम वेट और नोटिफाई ऑल से पूरा परफेक्टली विदाउट डेडलॉक चल रहा है। अगर ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं करते तो ये पांचों फिलोसफर या तो ईटिंग में जा, सॉरी ईटिंग तो कर नहीं पाते, थिंकिंग में ही चले जाते। ठीक है, मान लो अगर वेट नोटिफाई सब हटा दिया जाए यहाँ से कि वेट कराना ही नहीं है, और सिंक्रोनाइज कीवर्ड भी हटा दें, या सिंपल वेट नोटिफाई ही हटा दें। ठीक है, सिंक्रोनाइज रहने देते हैं एज इट इज। देखो क्या हो रहा है, ऐसा हो सकता है।
कभी खा पाएंगे इतने सारे? तो पूरी गलत प्रोग्रामिंग हो गई। यस सर। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा डेंजरस सिनेरियो होता है। तो डेडलॉक का वैसा अभी दिए नहीं, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज भी हटा देंगे तब डेडलॉक का स्टेट शायद आ जाए, रुका रहेगा प्रोग्राम। ये तो परफेक्टली चलने लगा। नहीं, यहाँ 4 ईट करने लगे। हाँ, डेडलॉक का स्टेट आया ही नहीं। कुछ और भी किए हैं क्या? वी टू थिंक ये सब हटाता हूँ, ये सब में कोई दिक्कत है। ये देखो, आ गया डेडलॉक का स्टेट। सब थिंक ही कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, कोई तो छोड़े। सबको असाइन किया है, ठीक है, कोई ईट ही नहीं कर पा रहा। वहां असल में थोड़ी देर के लिए थिंकिंग के लिए जो स्लिप लगा दिए ना, तो छोड़ दे रहे थे। तो मान लो अगर वो चीज एकदम हटा दें तो उसमें दिक्कत आ गई। यहाँ पे जो हमने जो थोड़ी देर के स्लिप लगा दिया था, तो ये फ्री होता था, फ्री होता था, उसी में ईट करने चला जाता था। ठीक है, लेकिन उसमें भी डेडलॉक आ सकता था, चांसेस था। तो इसीलिए हम लोग डेडलॉक का स्टेट कभी ना आए तो वैसी वेट नोटिफाई की हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि किसी भी कीमत पे डेडलॉक ना आए और रिसोर्स को रिलीज करके जाए प्रॉपर। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का एक। मान लो एक स्टॉक है, यानी फैक्ट्री है। तो स्टॉक में क्लास में सिंपल एक वेरिएबल रख रहे हैं, क्वांटिटी ऑन हैंड, मतलब कितना क्वांटिटी इसके हाथ में है। ठीक है, और दो मेथड इसमें रखे, सिंपल देखो। एक गेट क्वांटिटी करेगा कि मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए, यानी ये फॉर कंज्यूमर के लिए हुआ मेथड, कि वो बोलेगा मुझे 5 क्वांटिटी चाहिए, तो ये 5 क्वांटिटी चेक करके निकाल के देगा। और सेट क्वांटिटी इन हैंड, यानी प्रोड्यूसर आएगा, प्रोड्यूस करेगा, क्वांटिटी ऑन हैंड बोलेगा कि अब मैंने 5 बना दिया है, तो वो इसमें अपडेट हो जाएगा। तो यही चीज हो रहा है, देखो, क्वांटिटी आया, क्वांटिटी ऑन हैंड में इंस्टेंस वेरिएबल में इसको अपडेट किया और फिर नोटिफाई ऑल कॉल कर दिया, ताकि जो भी कंज्यूमर होंगे उन तक चला जाए कि क्वांटिटी आ चुका है। और गेट क्वांटिटी में क्या किया, जैसे मान लो कंज्यूमर ने कुछ रिक्वेस्ट किया कि ये इतना क्वांटिटी चाहिए, तो हम देखें क्वांटिटी ऑन हैंड से जो मांग रहा है वो ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो यानी अभी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है, इसको बोल देंगे कि भाई रिलीज करो लॉक और वेट करने चले जाओ, अभी तुम्हारे पास सफिशिएंट यहाँ क्वांटिटी नहीं है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, वो क्वांटिटी ऑन हैंड माइनस करेंगे और वो अपना काम करके चला गया क्वांटिटी लेके। ये दोनों मेथड समझ में आया? ये तो इजी समझ में आ रहा होगा थोड़ा। ठीक है, तो गेट क्वांटिटी और सेट क्वांटिटी। तो वेट कंडीशन कहाँ लगाते हैं, जब सेटिस्फाई नहीं होता है कि भाई जो हमको चाहिए वो अभी सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ वेट लगा देते हैं कि वेटिंग स्टेट में चले जाओ, यहाँ से लॉक को रिलीज कर दो, क्योंकि सिंक्रोनाइज मेथड है ना।
सिंक्रोनाइज मेथड पे ये लॉक अगर लगा के रखेंगे तो कैसे वो चलेगा काम, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज मेथड में लॉक नहीं लगा सकते, वो लॉक लगा रहेगा। दूसरा क्या है, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर यहाँ पे थ्रेड होंगे जो कंटिन्यूअस प्रोड्यूस और कंज्यूम करेंगे। प्रोड्यूसर एक थ्रेड से एक्सटेंड करके बना लिया, इसमें स्टॉक का रेफरेंस दिया क्वांटिटी, और एक कंस्ट्रक्टर में बता दिया कौन सा स्टॉक और क्वांटिटी, क्योंकि फैक्ट्री एक ही होगा तो उसका रेफरेंस हम पास करेंगे। और रन में सिंपल सेट क्वांटिटी ऑन हैंड को कॉल किया उसका। उसी तरह कंज्यूमर में गेट क्वांटिटी करेंगे, कंज्यूमर में भी वही कंस्ट्रक्टर बनाए और गेट क्वांटिटी को कॉल किया। यहाँ सिंपल सिंपल दो थ्रेड बनाए। और क्लाइंट प्रोग्राम में अब चलते हैं। तो क्लाइंट प्रोग्राम में स्टॉक का एक ही ऑब्जेक्ट बनाए क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्स है, ठीक है। अब मोर देन वन ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे। अब प्रोड्यूसर कई सारे हो सकते हैं, तो प्रोड्यूसर 1 बनाया, प्रोड्यूसर 2 बनाया, प्रोड्यूसर 3 बनाया। प्रोड्यूसर क्या, ये कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, 1, ये 5, ये 11, ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है इस स्टॉक में। तो ये जाएगा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, इंस्टेंस एक बन जाएगा प्रोड्यूसर का। कंज्यूमर इतने बन गए, कोई 5, 4, 3, 2, यानी 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14, 14 ये कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे देखो 16, 17, 17 प्रोड्यूस हुआ है। अब स्टार्ट किए उसके बाद थ्रेड को, सारे थ्रेड को स्टार्ट कर दिए, जितने भी हमारे पास थ्रेड बने थे कंज्यूमर प्रोड्यूसर सबको स्टार्ट किए। और पहले कंज्यूमर को स्टार्ट किए। तो कंज्यूमर अगर कंज्यूम करने के लिए जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा तुरंत वेटिंग में चला जाएगा कि भाई मुझे मिला नहीं, और मैं वेटिंग में चला जाऊंगा, ताकि जो भी है दूसरा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। जैसे जैसे उसका अगर क्वांटिटी होगा तो नोटिफिकेशन अपने आप जाएगी। अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस जैसे ही करेगा नोटिफाई वाला, यानी जितने वेटिंग में थे वो सब आएंगे फिर से यहाँ और कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। यही होता है वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल से। तो रन करते हैं इसको। अब ये इनफाइनाइट लूप का नहीं है प्रोग्राम, तो कुछ समय के लिए बस चलेगा। तो पहले कंज्यूमर गया 5 रिक्वायरमेंट के लिए, स्टॉक में 0 था, तो इट इज वेटिंग स्टेट में चला गया। फिर प्रोड्यूसर 11 वाला गया, वो प्रोड्यूस किया और नोटिफाई किया। फिर उसके बाद कंज्यूमर देखा, 2 वाला 2 के लिए कोई कंज्यूमर पहले गया, वो अपना देखा और उसका सेटिस्फाई हुआ। फिर 3 वाला गया, उसका भी सेटिस्फाई हुआ, तब तक प्रोड्यूसर पहुंच गया, वो प्रोड्यूस किया। फिर कंज्यूमर 4 वाला गया। तो इस तरह से कंटिन्यूअस वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल से अगर आप इनफाइनाइट में इसको कुछ चलाओगे तो ये प्रॉपरली चलता रहेगा। डेडलॉक का स्टेट कभी नहीं आएगा, ठीक है। डेडलॉक का स्टेट मतलब इस स्टॉक का जो दोनों सिंक्रोनाइज मेथड है, पता चला लॉक लगाए यहीं पे बैठा है, इसको रिलीज ही नहीं कर रहा है, अगर इनफाइनाइट लूप चला दिया तो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तब तक वो इनफाइनाइट लूप में ही फंसा हुआ है। वो दिक्कत है डेडलॉक का स्टेट। समझ में आया? वेट नोटिफाई नोटिफाई ऑल कैसे लगाओगे, कहाँ लगाओगे, ये समझ में आया? और ये थ्रेड क्लास में होता है, ये ध्यान रखना। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट थ्रेडिंग के टेक्निक्स हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है। एक आध बार प्रैक्टिस करो, बस ध्यान में जरूर रखना कि इस तरह से चीजें होती हैं, ताकि कभी काम करने का मौका मिले तो इस तरह काम कर सको आप लोग। तो ये वर्किंग के लिए बेसिकली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस पे इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं होते, फिर भी अगर कोई बोलता है बनाने के लिए तो बना सकते हो। और वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एक सिनेरियो है कि दो थ्रेड है और दोनों थ्रेड के बीच में मुझे एक चैनल बनाना है। अभी तक थ्रेड जो था एक थर्ड पार्टी, यानी एक कॉमन रिसोर्स से वो लोग यूज कर रहे थे। प्रोड्यूसर यहाँ प्रोड्यूस करता था, कंज्यूमर इससे कंज्यूम करता था। अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। अब ऐसा है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहे, कंज्यूमर कंज्यूम करता रहे, इन दोनों के बीच में पाइपलाइन स्टेबल करना।
ऐसा कुछ बनाना, अगर हमको थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कि कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो एक प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा उस प्रोड्यूसर्स वैल्यू पे कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहां पे एक चैनल इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, आपस में दो थ्रेड के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। और जैसे सिनेरियो है, देयर आर टू थ्रेड्स, एक है नंबर जनरेटर जो रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा, ऑलवेज जनरेट अ रैंडम नंबर, इसका काम है सिर्फ रैंडम नंबर जनरेट करेगा इनफाइनाइट। और वो एक पास करे चैनल में, पाइप में, जिसको एवरेज जनरेटर, एक थ्रेड है, एवरेज कैलकुलेट करेगा उसी नंबर जनरेटेड नंबर का, और वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले कराएगा। ये काम है। लेकिन इन दोनों के बीच में जब तक पाइप नहीं होगी तब तक वो रैंडम नंबर दूसरे के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग कोई कॉमन ये इस तरह का स्टॉक और इस तरह का रिसोर्स वाला फंडा नहीं लिए कि कोई दोनों के बीच में रिसोर्स नहीं है जहां वो प्रोड्यूस करे एक और दूसरा कंज्यूम करे। अब है दोनों के बीच में टाइट कपल की है कि कोई, उन दोनों के बीच में कोई रिसोर्स टाइप की चीज नहीं है, कॉमन रिसोर्स जहां वो वर्क करेंगे, वो दोनों आपस में ही सिर्फ बातचीत करेंगे। कंप्लीट टाइट कपल, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। तो ऐसी चीजें जब हम लोग करते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, तो दो क्लासेस जावा की यूज करते हैं, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम, पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम, या तो ये या फिर पाइप्ड रीडर और पाइप राइटर। ये जावा की आईओ से आता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला थ्रेड है नंबर जनरेटर, इसको देखते हैं। ये सारी चीजें एग्जांपल्स में ही तुमको बस तुम लोगों को बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग के नॉलेज में रहे कि इस तरह की चीजें भी होती हैं मल्टी थ्रेडिंग में। तो एक थ्रेड है नंबर जनरेटर, इसको भी एक्सटेंड किए थ्रेड से, और दूसरा थ्रेड है रनिंग एवरेज, इसको भी एक्सटेंड किए थ्रेड से। दो थ्रेड क्लास अपना अलग अलग बनाए। तो नंबर जनरेटर जो थ्रेड है, जहां पे हम लोग पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि ये जनरेट करेगा और कुछ सेंड करेगा तो आउटपुट के थ्रू भेजेगा, तो पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इसके कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं और डेटा आउटपुट स्ट्रीम यूज करते हैं। डेटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हम बताते हैं कि डेटा पास होगा, जिसमें पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम का हमने रेफरेंस पास किया है। और रन में क्या किया, यहाँ लॉजिक है बस रैंडम क्लास, ये तुम्हारी जावा यूटिल में होती है जो रैंडम नंबर जनरेट करने में हेल्प करेगा। ये रैंडम क्लास जावा यूटिल की है। रैन का ऑब्जेक्ट बनाए और वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप चलाए कि रैन डॉट नेक्स्ट डबल, और कुछ मल्टीप्लिकेशन की एक डबल वैल्यू आई, रैंडम वैल्यू, और उसको डेटा आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू बोले राइट करो। तो ये डेटा आउटपुट स्ट्रीम याद है, आप लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम यूज कर लेते थे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल का रेफरेंस पास करते थे, तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्या करता, फाइल में राइट करता। अब यहाँ क्या है, पाइप में राइट कर रहा है एक चैनल। ठीक है, एक स्ट्रीम में राइट कर रहा है इंटरनल। तो ये एक स्ट्रीम में डेटा आउटपुट स्ट्रीम इस पाइप से एसोसिएटेड है, उसमें राइट किया और कुछ देर के लिए बस स्लिप करने चला गया, फिर उसके बाद जगेगा, फिर इनफाइनाइट है ये, अपना रैंडम नंबर जनरेट करेगा और राइट करता जाएगा, किसमें, इस पाइप में, इस पाइप के रेफरेंस में। दूसरा क्या है थ्रेड, ये कंज्यूम करेगा, तो किसके थ्रू, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम के थ्रू और डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या किए, आउट कंस्ट्रक्टर में पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम का डिस्क बनाए, फिर लॉजिक में यहाँ इनफाइनाइट लगाए कि डिस्क डॉट रीड डबल, ये डबल वैल्यू रीड करेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में ये पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम और ये पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम में अभी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हुआ है, क्योंकि इस क्लास का अपना पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम हो गया, इस क्लास का पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम ये हो गया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताए ये दोनों कनेक्ट है, वो क्लाइंट में बताएंगे। बस ये बोल रहे हैं कि ये इनपुट स्ट्रीम से हमेशा कोई डबल वैल्यू मिलेगी, उसको कुछ कैलकुलेशन किए और डिस्प्ले करा रहे हैं, और कुछ नहीं।
इसको हमेशा मिलता रहेगा, ये मान के चल रहा है। क्लाइंट के प्रोग्राम में इन दोनों को हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम, इन दोनों का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब, तो इनपुट स्ट्रीम में देखो आउटपुट स्ट्रीम का कनेक्टिविटी पास की है, ये वाली चीज। और यही पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम हम लोग नंबर जनरेटर थ्रेड का जब ऑब्जेक्ट बनाए या रनिंग एवरेज का बनाए, ये पास किए। तो यहाँ पे इन दोनों को पास करने की वजह से कनेक्टिविटी बन गई कि इन दोनों के लिए कनेक्टिविटी, एक नंबर जनरेट करेगा, इस आउटपुट स्ट्रीम में डालता जाएगा, और इस आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू ये इनपुट स्ट्रीम एसोसिएट हो गया, और इसी इनपुट स्ट्रीम से ये रीड करता जाएगा रनिंग एवरेज और दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। तो इसको चलाओगे तो ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, एक जनरेट कर रहा है, दूसरा एवरेज कैलकुलेट करेगा। अब जिस स्पीड से जो भी थ्रेड काम करे उससे कोई दिक्कत नहीं, वो पाइप में रखा रहेगा सारा चीज क्यू में, तो ये इनफाइनाइट चलता जा रहा है। तो इस तरह से हम दो थ्रेड के बीच में विदाउट एनी थर्ड रिसोर्स हम लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी बना सकते हैं बाय यूजिंग पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम। समझ में आया? दो थ्रेड के बीच में कम्युनिकेशन अगर स्टेबल करना हो तो पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम में यूज करके हम लोग ये कनेक्टिविटी बनाया जा सकता है दो थ्रेड के बीच में। लेकिन यही है कि दोनों थ्रेड को आपको पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम पास करना होगा जो क्लाइंट से आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। नेक्स्ट आ रहा हूँ जो एग्जांपल, ये एग्जांपल जनरली हम लोग हर जगह यूज करते हैं और इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये हुआ फ्यूचर एंड कॉलेबल, ये सब इंटरव्यू के लिए, अब जो है इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है और काम भी बहुत ज्यादा। ये इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, वेट एंड नोटिफाई आज के डेट में ना प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर वेट नोटिफाई तुमसे पूछ लिया तो पूछ लिया, नॉलेज के लिए ठीक है। लेकिन ये एग्जीक्यूटर, शेड्यूल एग्जीक्यूटर, थ्रेड पूल ये यूज करते हैं और इसको इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो डिफरेंस भी पता चलेगा। जैसे मान लो, देखो अब बात आती है, जैसे मान लो बहुत सारे हमारे पास टास्क है, ठीक है, मान लो मिलियंस ऑफ टास्क है हमें परफॉर्म करनी है। तो मिलियन ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए साइमल्टेनियस हम देखेंगे ना कि हम नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने बनाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 लाख टास्क हैं तो 1 लाख थ्रेड बना दें। 1 लाख थ्रेड बनाएंगे तो हमारी सीपीयू के पास उतना बैंडविड्थ होना चाहिए ना जो 1 लाख थ्रेड को संभाल सके। तो उतना थ्रेड बना नहीं सकते, 50 100 कुछ एक थ्रेड बनाएंगे और फिर काम करेंगे। तो अभी तक ये देखे हो कि चाहे रनेबल बनाओ चाहे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बनाओ, हमेशा थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है थ्रेड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा जो पेन वाला काम है थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना, एक अलग से थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसमें रनेबल का इंस्टेंस पास करो और फिर स्टार्ट करो, तभी थ्रेड स्टार्ट होता है। तो जावा ने ये किया कि भाई आप लोग मल्टी थ्रेडिंग जहाँ भी है जिस प्रोजेक्ट में करोगे करो, लेकिन वो बोला कि थ्रेड आप मत बनाओ। थ्रेड जो न्यू करके थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हो, रनेबल का इंस्टेंस पास करते हो, वो काम मत करो, नया थ्रेड मत बनाओ। मैं आपको एक क्लास देता हूँ जो आपको एक बंच जिसमें आप लोग पास करो कि मुझे कितने थ्रेड पहले से चाहिए। जैसे हमने बोला जावा के एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले कि मुझे 5 थ्रेड जावा बना के दो, तो वो 5 थ्रेड बना के दे देगा। अब काम रनेबल वाला चीज तो हमें बनाना ही है अभी भी, तो उसको वर्कर थ्रेड कहते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में हम रन करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। तो हम बस जावा को बोलेंगे, जेवीएम को, कि मुझे थ्रेड दो जो इस हमारे थ्रेड को रनेबल के इंस्टेंस को रन करे, और वो पूल से मांगेंगे। तो एक इसी के लिए जावा ने ये तीनों क्लास को दिया है
एग्जीक्यूटर और थ्रेड पूल इन दोनों को यूज करके हम ये काम करते हैं। एग्जीक्यूटर क्लास जो है ये कॉन्करेंट पैकेज में ये सब दिया गया है जावा यूटिल कॉन्करेंट में। तो एग्जीक्यूटर का काम है थ्रेड को एग्जीक्यूट करना और थ्रेड पुल का काम है बंच ऑफ थ्रेड पहले से बना के रखना। ये दोनों क्लास का यही काम होता है। एग्जीक्यूटर थ्रेड पुल पहले से थ्रेड बना के रखेगा। अब इस थ्रेड पुल से हम थ्रेड निकालेंगे एग्जीक्यूटर सर्विस से, बोलेंगे कि एक कोई भी थ्रेड इसमें से निकालो और हमारी रनेबल का इंस्टेंस को रन करो, बस। तो पहले से हम बताते हैं हमें कितना थ्रेड पूल में चाहिए, वो पूल में बना के दे देता है। तो ये कैसे बताते हैं, एक एग्जीक्यूटर में ही मेथड होता है स्टैटिक मेथड न्यू फिक्स थ्रेड पूल, और इसमें साइज पास करता है कि कितने साइज का हमें फिक्स थ्रेड पूल चाहिए, 10 का, 20 का, 100 का। ये कैलकुलेशन भी हम अपने जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेस पे ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है लाखों कैलकुलेट आप 1 लाख थ्रेड पूल बना के रख लिए। एक एप्लीकेशन है 50, 100 इससे ज़्यादा थ्रेड नहीं बना सकता। सीपीयू उतना होगा नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं बाद में, थ्रेड शेड्यूल एग्जीक्यूटर का देखेंगे तो कैसे इसको यूज़ करता है। तो अभी भी पहले हमें रनेबल का इंस्टेंस बनाना ही है, तो एज इट इज रनेबल का इंस्टेंस बनाएंगे जो हमारा थ्रेड काम करेगा। ये किस पैकेज में है, मल्टी थ्रेडिंग डॉट लॉग। तो एक रनेबल को यूज करके सिंपल हमने कुछ बनाया एक थ्रेड का कि ये काम करेगा, मतलब इसमें काउंट आएगा उतने लूप तक चलेगा, सम कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा और कुछ नहीं। ये कुछ अपना इसमें लॉजिक लिखा, मतलब इनफाइनाइट नहीं ये चलेगा, ये अपना कब तक चलेगा, जो भी काउंट इसमें आएगा उस काउंट के बेस पे अपना लूप चलेगी एक लिमिट तक और उसके बाद उसका सम को प्रिंट कर देगा। ये काम है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है इस थ्रेड का। अब एग्जीक्यूटर सर्विस से इसको कैसे हैंडल करें अगर हम थ्रेड बनाना चाहेंगे मल्टीपल रन टाइम में। तो हमने एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया 500 या 50 कुछ भी ले लो। एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का यूज किया, एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क करते हैं इसको बेसिकली इंटरनल, जैसे तुम्हारा वो होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क कहते हैं, उसी तरह एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क भी कहते हैं। एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क कंप्लीट कंट्रोल लेता है कि थ्रेड को कैसे रन करना है, कब बंद करना है सारे थ्रेड को, ये सारी टेक ओवर अब ये ले लेता है सब कुछ हैंडल। तो इसमें बस हमने न्यू फिक्स थ्रेड पूल को कॉल किया और अपनी साइज बता दी कि मुझे 500 थ्रेड बना के दे दो। 500 थ्रेड इसलिए क्योंकि मुझे 50,000 के लगभग रनेबल का इंस्टेंस बनाना है और सबको रन करना 50,000 ये काम करना है, इस काम को 50,000 टाइम्स काम करना है। तो इसके लिए हमने रनेबल का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया सिंपल और अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट को असाइन किया और इसमें नंबर जो पास करनी थी वो नंबर यहाँ पे दे दिया, कुछ भी रैंडम नंबर 10, 1 मिलियन या 10 लाख जो भी है उसमें एक प्लस करके दे दिया ताकि हर के लिए एक एक बढ़ता जाए, उतना काउंट बढ़ता जाए, सम बढ़ता जाए। पहले हम करते क्या, यही काम हम करते अगर एग्जीक्यूटर नहीं होता तो क्या करते, इसको 1000 लूप में 50,000 बार चलाते हैं और थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद थ्रेड को स्टार्ट करते हैं, यही करते हैं। तो इस केस में क्या होता, 50,000 थ्रेड क्रिएट होता यही काम करने के लिए। अब इसी काम को करने के लिए 50,000 बार रनेबल को कॉल करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ 500 थ्रेड को क्रिएट किया, वो भी पूल में एक जगह क्रिएट हुआ। अब एक एग्जीक्यूटर सर्विस के पूल में क्रिएट हो गया। अब इस 50,000 जो रनेबल के इंस्टेंस बन रहे हैं उसको रन करना है, तो कैसे हमने किया, इस एग्जीक्यूटर डॉट एग्जीक्यूट और इस वर्कर को रनेबल का इंस्टेंस को पास किया। इस 500 को यूज करके इस 50,000 को ये रन करेगा। तो यहाँ बेनिफिट क्या हुआ एग्जीक्यूटर से, हमें नंबर ऑफ थ्रेड जबरदस्ती उतना ना नहीं बनाने पड़े जितना हमें रनेबल का इंस्टेंस चाहिए था। हम नंबर ऑफ थ्रेड्स को लिमिट किए
क्योंकि भाई हम उतना नंबर ऑफ थ्रेड बनाएंगे तो मेमोरी एग्जॉस्ट करेगी, सीपीयू भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, तो वो वर्थलेस है। तो इस 50,000 को रन करने के लिए हमें लगा 500 थ्रेड बहुत है। जब भी 500 थ्रेड आपस में अगर 4 कोर है, चार चार एक साथ चलेंगे तो 2-2 हजार या 2,500 या 1,500 एक साथ रन करेगा, और 50,000 को ये जाके काम कर लेगा। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखोगे सब प्रॉपरली अपना ये जो भी नंबर आ रहा है उतना लार्ज नंबर हमने दिया हुआ है, इसलिए ये चल रहा है। मान लो इसको कम करते हैं, यहाँ पे 5 थ्रेड ही करते हैं, और यहाँ पे 50 करते हैं सिर्फ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे नंबर भी कुछ ऐसा करते हैं कि 50 प्लस कुछ करके चले। देखो फिनिश भी हो गया, खत्म, एक बार में चला, सबका काम खत्म, सबको 5 थ्रेड मिल के 50 को फटाफट रन कर दिया। लेकिन अगर यही हम लोग इससे करते और ये एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क यूज नहीं करते हम लोग, ये सब यूज नहीं करते, तब देखो क्या होता। सिंपल जो हम लोग थ्रेड का कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे उससे करते, तो ये भी चला, लेकिन फिनिश अब बाद में हुआ। थोड़ा 50 है इसलिए ये तुरंत चल गया, लेकिन अगर थोड़ा और ज़्यादा रहता तो समय, लेकिन ये 50 ऑब्जेक्ट बनाया होगा जाके। जो काम हम 5 थ्रेड से कर लिए उतने ही समय में, यहाँ 50 थ्रेड लगे, तो ये कॉस्टली हो जाता है जो हम थ्रेड ऑब्जेक्ट बना के करते हैं। इसीलिए हम लोग एग्जीक्यूटर सर्विस का यूज करते हैं, ताकि यहाँ पे थ्रेड पूल का साइज जो हमें मल्टीपल थ्रेड बनाने हैं वो साइज कम कर सके। हमें मिनिमम नंबर ऑफ थ्रेड से ही 50 को हैंडल किया जा सकता है, तो हम क्यों इतना सारा थ्रेड बनाए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया एग्जीक्यूटर का, कैसे हम लोग एग्जीक्यूटर को यूज करते हैं, एग्जीक्यूटर सर्विस और थ्रेड पूल का यहाँ यस कॉन्सेप्ट, सर। इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, अब इसमें ये भी है कि एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क को हम शट डाउन भी कॉल कर सकते हैं, कि अगर सारे थ्रेड हमारे रन कर चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, तो प्रॉपर शट डाउन कर दो। शट डाउन का क्लॉज भी दे सकते हैं कि भाई इतने समय बाद आप कुछ भी हो जाए शट डाउन कर दो। ये सारी चीज़ें भी हम लोग एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क से हैंडल कर सकते हैं अपनी थ्रेडिंग का, जो हम नॉर्मल थ्रेड में तो कभी नहीं कर पाते। ठीक है, नॉर्मल थ्रेड बनाओगे तो उसमें कभी भी ये आपके हैंड में नहीं रहेगा, तो इसलिए एग्जीक्यूटर सर्विस यूजिंग थ्रेड पूल हम लोग काम करते हैं। एग्जीक्यूटर सर्विस हमेशा थ्रेड पूल के साथ ही काम करेगी, ये ध्यान रखना। क्लियर है। दूसरी एक आती है टर्म शेड्यूल एग्जीक्यूटर। शेड्यूल एग्जीक्यूटर क्या होता है, ये शेड्यूल करता है थ्रेड को। यहाँ जैसे थ्रेड रन किया, काम फिनिश करके काम खत्म हो गया, लेकिन हम चाहते हैं इनफाइनाइट एक इंटरवल बाद एक प्रॉपर टाइम सेकंड, मान लो 10 सेकंड बाद हमेशा काम चलता रहे। जैसे उसी एग्जांपल को, रनेबल को हमने यहाँ पे कुछ दिया 1+i करके दिया, और यहाँ पे 3 थ्रेड पुल यूज किया और 5 रनेबल का इंस्टेंस बनाया, और हमने अब एग्जीक्यूटर से बोला कि भाई शेड्यूल करो इन्हीं 5 को हमेशा चलने के लिए। कैसे, पहले ये थ्रेड वर्कर जो बन रहा है उसका रेफरेंस पास किया, दूसरा पैरामीटर पास करते हैं इनिशियल डिले, कि जब भी थ्रेड को स्टार्ट करोगे इसको रन करना तो 2 सेकंड का डिले। सेकंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चौथा पैरामीटर यहाँ हमने सेकंड दिया, अगर मिनट देते हैं यहाँ पे तो मिनट लेता, टाइम यूनिट डॉट मिनट, तो 2 सेकंड ये लिया। इनिशियल डिले हर थ्रेड को स्टार्ट, पांचों को स्टार्ट करने में वो 2 सेकंड लेगा, और उसके बाद जब चल देगा, ये कितनी बार चलेगा, इतना कुछ काम करके फिर निकल जाएगा, फिर दूसरी बार 10 सेकंड बाद फिर चलेगा। तो मतलब हर 10 सेकंड बाद ये
वो पांचों थ्रेड को चलाता रहेगा, शेड्यूल कर दिया, एक शेड्यूल जॉब की तरह। तो ये देखोगे ये कभी रुकेगा ही नहीं, जॉब की तरह इन्फानाइट चल रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, आप कुछ शेड्यूलिंग का काम करना चाहते हो, जैसे डेटाबेस का कुछ आप टेबल को रीड करना चाहते हो, फ्लैग उसके बेस पे मेल उल भेजना चाहते हो, वो सारे काम शेड्यूल करना चाहते हो, तो अपना खुद का शेड्यूलिंग लगा सकते हो। किसको यूज करके? शेड्यूल एग्जीक्यूटर को। इसको यूज करके हम लोग इजिली अपनी शेड्यूलिंग बना सकते हैं। ठीक है, कि इतने मिनट बाद, आवर बाद हमेशा काम चलता रहे। तो देखते नहीं, बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह कुछ हम करना चाहते हैं कि ये हर 1 घंटे बाद डेटाबेस के इस टेबल में जाए, देखे अगर मेल भेजा हुआ है, जिसको जिसको नहीं भेजा है उसको मेल भेजे, कुछ ऐसा काम करना है, एसएमएस भेजे, इस तरह काम करना है। तो ये सब काम हम लोग ये शेड्यूल एग्जीक्यूटर से कर सकते हो। ये इनफानाइट चल रहा है। मैंने तो अभी हार्ड कोडेड वैल्यू इसके अंदर लिख दिया है ना रन में। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जावा का कोड, डेटाबेस कनेक्टिविटी का, फाइल आयो, कुछ भी जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो दोनों क्लियर हुआ, एग्जीक्यूटर सर्विस और शेड्यूल एग्जीक्यूटर। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, एग्जीक्यूटर सर्विस क्या होती है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, Yes, sir. एक आती है कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा दो कॉन्सेप्ट ही ये बचा है, नॉन ब्लॉकिंग और फ्यूचर, नहीं तीन कॉन्सेप्ट बचा है, फ्यूचर कॉलेबल, नॉन ब्लॉकिंग और रेंट्रेंट लॉकिंग। तो फ्यूचर कॉलेबल क्या होता है? अभी तक हम थ्रेड में जब भी देख रहे थे, जब भी हम थ्रेड बनाते हैं, रनेबल, रनेबल अगर इंटरफेस को देखोगे तो इसमें रन नाम का मेथड है और रिटर्न कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हमारा थ्रेड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो ऑब्वियस है, क्योंकि थ्रेड बनाते हैं तो हमें नहीं पता कि कब वो चलेगा और कब वो टर्मिनेट होगा। तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि अगर कोई रिटर्न वैल्यू कराना भी चाहे तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई सिंक कॉल तो है नहीं कि एक मेथड कॉल हुआ रुका हुआ है। ये तो अपना सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन चलता है हर थ्रेड, और वो अपना काम करके खत्म कर देता है। लेकिन कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको थ्रेड बनाना और वहां रिटर्न वैल्यू भी चाहिए, और वो रिटर्न वैल्यू पे आपको फ्यूचर में काम करना है। फ्यूचर में मतलब वो फ्यूचर में ही आएगा, वो फ्यूचर के जैसा हो गया कि जब वो रन करेगा तब उसकी वैल्यू आएगी, तब हम काम करेंगे। एसिंक को भी हम रिटर्न में लिए वैल्यू, एसिंक कॉल हो रही है, लेकिन तब भी हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आएगी और तब उसकी वैल्यू पे हम प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए फ्यूचर और कॉलेबल इंटरफेस जावा ने दिया है। तो पहली चीज आती है कॉलेबल इंटरफेस। इंस्टेड ऑफ रनेबल इंटरफेस हम लोग कॉलेबल इंटरफेस यूज करते हैं अपनी थ्रेड बनाने के लिए, वर्कर थ्रेड बनाने के लिए। तो रनेबल इंटरफेस क्या था, ये कोई भी वैल्यू इसमें रिटर्न नहीं होता था, लेकिन कॉलेबल इंटरफेस के थ्रू हम किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं अपने थ्रेड के फिनिशिंग अप होने पे। जब भी थ्रेड खत्म हो रहा है वो रिटर्न कर सकता है कुछ वैल्यू। तो ऐसा थ्रेड अगर बनाना चाहते हैं कि हमारा थ्रेड कोई वैल्यू रिटर्न करे, तो वो कॉलेबल इंटरफेस को यूज करके बनाना होगा इंस्टेड ऑफ रनेबल। और इंटरनली कॉलेबल जो है जावा ने रनेबल को ही यूज करके बनाया, लेकिन इसमें एड ऑन फीचर भी रखा है। तो अब जब रिटर्न वैल्यू आती होगी फ्यूचर के हिसाब से, तो उसको कैसे हम कैप्चर करके और कैसे प्रोसेस करेंगे, वो होता है फ्यूचर इंटरफेस के थ्रू। ये फ्यूचर इंटरफेस दिया है ताकि एसिंक्रोनसली हम कुछ कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन फ्यूचर के हिसाब से कर सके। तो इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं। फ्यूचर और कॉलेबल इसलिए नाम है ताकि आप कोई रिटर्न वैल्यू थ्रेड, अगर थ्रेड से आप रिटर्न कुछ चाहते हो और उसको फ्यूचर में कैलकुलेट कुछ करके डिस्प्ले कराना चाहते हो या कहीं स्टोर करना चाहते हो, वो काम पहले से हम लिख सकते हैं, बस कोड लिखेंगे फ्यूचर के हिसाब से, और जब भी थ्रेड रन होके एग्जीक्यूट होके रिटर्न वैल्यू होगी तो वो काम हो जाएगा।
बस कोड हम लिख के रखते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको, वो देखो, फ्यूचर और कॉलेबल। तो पहले कॉलेबल बनाए, यानी एक वर्कर थ्रेड, या इंस्टेड ऑफ रनेबल हमने कॉलेबल को यूज किया। और कॉलेबल को देखोगे ये इंटरनली, अच्छा ये रनेबल को यूज नहीं किया है, ठीक है, ये अलग ही है, फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, तो ये रनेबल को नहीं किया, कॉलेबल कंप्लीट अलग इंटरफेस ही है। और यहाँ पे हम डेटा टाइप देते हैं, वो डेटा टाइप जो हमारा थ्रेड रिटर्न करेगा। तो जैसे हम बोलते हैं इसमें कॉल नाम का मेथड होता है, रनेबल में रन नाम का मेथड था, इसमें कॉल नाम का मेथड है। तो कॉल नाम के मेथड को ओवरराइट करते हैं, और रिटर्न टाइप जैसे हम बोल रहे हैं कि कुछ कैलकुलेशन करके ये थ्रेड लॉन्ग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये किया हमने बोला। अब उसके बाद बाकी सारा कोड उसी तरह होगा जैसे हम लोग बनाते हैं एग्जीक्यूटर का। मान लो एग्जीक्यूटर ही यूज करके लिख रहा है, तो हमने एक थ्रेड पूल क्रिएट किया, एग्जीक्यूटर सर्विस से एग्जीक्यूटर का इंस्टेंस गेट किया। अब क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए हमने, क्योंकि 10 जितने भी हम वर्कर थ्रेड बनाएंगे, यहाँ कितना बना रहा है, 200 वर्कर थ्रेड बना रहे हैं, यानी माई कॉलेबल का 200 इंस्टेंस। ये देखो लूप में 200 इंस्टेंस बना रहे हैं। तो 200 इंस्टेंस बनाएंगे, इनको रन करना होगा, हर के कॉल को रन करना होगा एज ए थ्रेड। तो इसके लिए हमें एग्जीक्यूटर चाहिए, एग्जीक्यूटर डॉट सबमिट, और ये वर्कर का जो इंस्टेंस था उसको दे दिए। तो ये एग्जीक्यूट तो करेगा, लेकिन यहाँ से रिटर्न वैल्यू भी आएगी, उस रिटर्न वैल्यू को हम फ्यूचर में स्टोर कर रहे हैं। फ्यूचर नाम का एक इंटरफेस है जिसमें बताया कि लॉन्ग टाइप की वैल्यू आएगी, और इसको स्टोर कर रहे हैं। और एक लिस्ट ऊपर बना ली है, ये लॉजिकल बनाए अपना, कि इस लिस्ट में फ्यूचर टाइप की वैल्यू आएगी, जिसमें 200 वैल्यू आएगी, उस लिस्ट में स्टोर करते रहेंगे, ताकि जो वैल्यू आएगी उसको कहीं तो स्टोर करेंगे ना। तो कलेक्शन में स्टोर करते गए, जब भी ये चलेगा एग्जीक्यूट करेगा, तो वो दो जितनी भी वैल्यू आएगी उसको लिस्ट में स्टोर करते गए, और फिर इस लिस्ट को आइटरेट करके जो काम करना है कर सकते हैं, चाहे जैसे कर लो। तो मेन यही था यहाँ कॉन्सेप्ट, कि जब एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट करेगा तो उसको फ्यूचर वाले रेफरेंस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। अब चाहे यहाँ पे आप लॉन्ग टाइप का रिटर्न कराओ, एम्प्लॉय टाइप रिटर्न कराओ, जिस तरह की वैल्यू आप रिटर्न कराओ उस टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। फर्दर उसको लिस्ट, कलेक्शन, मैप, जहाँ स्टोर करना है कर लो, और जहाँ फिर मैप में आ जाएगी उसके बेस पे अपना पूरा कोड लिख सकते हो। समझ में आया फ्यूचर कॉलेबल कैसे यूज करेंगे? फ्यूचर कॉलेबल समझ में आया? तो मेन इसमें पैटर्न समझना है तुम्हें, कैसे यूज करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। अब एक है नॉन ब्लॉकिंग एल्गोरिथम। जावा ने कुछ क्लासेस दिया है, बोलता है कि जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू, लॉन्ग टाइप की वैल्यू, इस तरह की वैल्यू पे अगर आप लोग मल्टी थ्रेडिंग लगाना चाहते हो तो आप वोलेटाइल, सिंक्रोनाइज्ड, ये सब चक्कर में मत पड़ो। बोलता है ये सब चक्कर में पड़ोगे तो बहुत ज़्यादा मेथड को थ्रेड सेफ बनाना आपको पड़ता है। तो बोला है कि अगर आपको इंटीजर, लॉन्ग, इस तरह की डबल जो वैल्यूज होती हैं, इसके लिए जावा ने खुद एक अपना ही क्लास दिया है, जिसको नॉन ब्लॉकिंग एल्गोरिथम के कैटेगरी में डालता है। और बोलता है इस एल्गोरिथम के बेस पे जितनी क्लासेस लिखी हैं जावा ने, वो सब थ्रेड सेफ होगा। उसको जब मन चाहे उसमें वैल्यू इंक्रीमेंट करो, डिक्रीज करो, गेट करो, और जितने थ्रेड से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो थ्रेड सेफ होगा। तो आपको जब भी इस तरह, जैसे हम बैलेंस की चीजें रख रहे थे, अकाउंट बैलेंस इंटीजर टाइप में, तो वो इंटीजर टाइप ना यूज करके अगर नॉन ब्लॉकिंग यूज करते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करते हैं, बट इसके साथ रेस्ट्रिक्शन है। इसके साथ रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो क्लास हम यूज करेंगे उसी की अपनी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी वैल्यू स्टोर कर दो, ये कुछ ऐसा देता है कि एक वैल्यू इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब काउंटर टाइप की वैल्यू काउंटिंग के लिए ये यूज हो सकता है, हर वैल्यू के लिए नहीं यूज हो सकता, हर चीज के लिए। तो जैसे एक
काउंटर मान लो कोई हम काउंटिंग का काम करना चाहते हैं मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू, तो उसके लिए हमने एक इंटरफेस बनाया कि गेट काउंट करके मेथड होगा, इंक्रीमेंट करने के लिए, डिक्रीमेंट करने के लिए मेथड होगा, कि करंट काउंट मिलेगा, इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट डिक्रीज करने के लिए हमने एक इंटरफेस बनाया और एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे गेट काउंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसका मेथड किया, लेकिन हमें पता है कि ये जो होगा, ये ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट मल्टीपल थ्रेड के थ्रू एक्सेस होगा। तो ऐसा क्या करें कि ये इसमें जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है ये हमारा थ्रेड सेफ हो जाए। तो हमने यहाँ पे एटॉमिक इंटीजर, एटॉमिक नाम से प्रीफिक्स होके सारी जावा की नॉन ब्लॉकिंग वाली आती है। एटॉमिक इंटीजर, एटॉमिक फ्लोट, एटॉमिक डबल, इस तरह करके बहुत सारे आते हैं, बूलियन, दुनिया भर के आता है, लॉन्ग, सब देता है जावा। तो ये नॉन ब्लॉकिंग क्लासेस कहे जाते हैं। और इन क्लासेस का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इसी में मेथड होता है। देखो यहाँ पे गेट डॉट गेट करके है, करंट वैल्यू गेट कर लेगा, डॉट इंक्रीमेंट एंड गेट, यानी एक इंक्रीज करेगा और गेट करेगा, डॉट डिक्रीमेंट एंड गेट। तो ये इसमें जो मेथड्स दिए हैं उसी मेथड को हम यूज कर सकते हैं, बस उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। कुछ एडिशन करना है वैल्यू, तो ऐड करने के लिए भी इसने मेथड दिया है, ऐड करने के लिए मेथड होगा, ये देखो, ऐड एंड गेट, ऐड कर सकते हो, तो इंक्रीज डिक्रीज जितना वैल्यू ऐड करना है। लेकिन ये कंप्लीट थ्रेड सेफ क्लास होता है, एटॉमिक इंटीजर, एटॉमिक फ्लोट, एटॉमिक डबल, एटॉमिक फलाना ढिकाना जो भी है। तो इन क्लासेस को हम लोग नॉन ब्लॉकिंग कहते हैं। ये कभी भी इसकी वैल्यू इनकंसिस्टेंट नहीं होगी, चाहे जितना मल्टीपल थ्रेड इनकी मेथड को कॉल कर ले। तो देखो कहीं से भी सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं किया, और इसको फिर हम लोग इसका क्लाइंट प्रोग्राम में देख सकते हैं। तो ये काउंटर इंटरफेस का यूज करके यूनिक काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये कुछ फ्यूचर का यूज यहाँ कर लिया ना, एक थ्रेड 10 लिया, कॉलेबल। अच्छा, ये थोड़ा मैंने ट्रिकी कर दिया है यहाँ पे। कॉलेबल इंटरफेस, बेसिकली यहाँ ये लाइन ऑफ कोड ना ऐसा कोड है, इसको यहाँ ऐसे ना रख के एक काम करता हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। इस कोड को यहाँ ना रख के एटॉमिक कॉलेबल करके कोई क्लास बनाता हूँ नया, कॉलेबल। ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि एक वर्कर थ्रेड बनाना था तो कॉलेबल करके बना लिया। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। ये असल में एक ही क्लास में मैंने लिख दिया, जो दो नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, तो वो नहीं यूज करना चाहता। यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड जो कॉल नाम का मेथड है उसको किया, और ये चीज यहाँ से हटाया। रुक जा, थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ तो बताता हूँ। अब इसके अंदर कॉल काउंटर की वैल्यू नहीं मिलेगी ना, एटॉमिक कॉलेबल। एटॉमिक कॉलेबल में मुझे काउंटर चाहिए।
ये मैंने यहाँ डिफाइन किया। अब यहाँ लूप में ये चीज़ ना करके हम क्या करेंगे, वर्कर थ्रेड सिंपल बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट। जो उतना कॉम्प्लेक्स कोड था उसको हटा दिया। AC इक्वल टू न्यू AC, जिसमें हम लोग क्या पास करेंगे, काउंटर का ऑब्जेक्ट। शेयर्ड रिसोर्स है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, शेयर्ड है, तो इतने सारे वर्कर थ्रेड ये हुए। अब यहाँ पे ये मान लो वर्कर दे दिया और वर्कर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो यहाँ क्या किए देखो, सिंपल काउंटर जो हमारा था ये शेयर्ड रिसोर्स की तरह हमने बनाया और इसमें एक यूनिक काउंटर वेरिएबल रख लिया। अब इस काउंटर को हमने कितने थ्रेड, 500 थ्रेड, अपनी थ्रेड एक बनाई जिसमें बोला काउंटर पे डिपेंड होगा, काउंटर को यूज करके ये वैल्यू गेट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा और रिटर्न करेगा। अब उस वैल्यू को वर्कर 500 वर्कर थ्रेड लगा दिया और सबको एग्जीक्यूट करने के लिए लगाया, तो सभी जाएंगे इंक्रीमेंट एंड गेट करते रहेंगे। तो डेटा इनकंसिस्टेंट, अगर ये एटॉमिक नहीं होता इसमें यूनिक काउंटर में, तो ये डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता था। तो उसके जगह हमने क्या किया कि एटॉमिक इंटीजर यूज किया और वर्कर थ्रेड में इसे पास किया, ताकि वहां से जो रिटर्न वैल्यू आ रही है उसको बस हम फ्यूचर में रख के और लिस्ट में ऐड किया। बाकी इस लिस्ट को जो भी करना है बाद में, लिस्ट को ऐड करना है, सम करना है, वो हम करते रहेंगे। वो फ्यूचर में ही मेथड होता है, फ्यूचर डॉट गेट करके हम निकालते हैं कि जो भी हमने फ्यूचर में स्टोर किया उसको हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जितनी वैल्यू हुई उस काउंटर की वैल्यू को, इंक्रीमेंटेड वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया और उस पर प्रोसेस किया। तो इसको चला के देखते हैं, तो ये प्रॉपरली वर्क कर जाता है, कहीं भी डेडलॉक का स्टेट या ये सब स्टेट नहीं आएगा। जो मल्टी थ्रेडिंग में प्रॉब्लम आती है, सिंक्रोनाइज हमें करना पड़ता, इसमें क्या करना पड़ता, अगर एटॉमिक नहीं करते तो सबको सिंक्रोनाइज करते, ये अल्टरनेट था। तभी हम एक कॉमन रिसोर्स को हम पास कर रहे हैं, एक कॉमन रिसोर्स है ना, ये देख लो काउंटर एक कॉमन है और इसको 500 थ्रेड में पास कर दिया। तो 500 थ्रेड में कॉमन रिसोर्स को पास किया और इसकी भी इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो वो सेफ नहीं होता। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ सिंक्रोनाइज लगाते हैं, तब जाके काम करता है और फिर स्लो हो जाता प्रोसेस। तो उसके जगह हमने क्या किया, एटॉमिक इंटीजर का यूज किया और एटॉमिक इंटीजर यूज करके हमने बोला कि अब वो थ्रेड सेफ हो गया। एटॉमिक इंटीजर कंप्लीट थ्रेड सेफ जावा का क्लास है नॉन ब्लॉकिंग एल्गोरिथम पे, और फिर उसको यूज किया, चाहे फ्यूचर की तरह यूज करो या जैसे यूज करो, तो अपना यूज कर रहा है। समझ में आया ये चीज? ये क्लास का नॉन ब्लॉकिंग का पर्पस समझ में आया, क्या यूज होता है इसका? यस सर। ताकि हमें सिंक्रोनाइज ये सब जो हम काम करते हैं शेयर्ड रिसोर्सेस में, और डरते हैं कि भाई वो मल्टीपल थ्रेड के थ्रू जाएगा तो इनकंसिस्टेंट, देखो इनकंसिस्टेंट स्टेट पहले ही मैं दिखा चुका हूँ तुम लोगों बैंकिंग एग्जांपल में। बार बार वो एग्जांपल, इतने लंबे थ्रेड में बैठ के तो हम इनकंसिस्टेंट नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को बस ध्यान रख के कि अब इनकंसिस्टेंट आ सकता है जब भी मल्टीपल थ्रेड रन करेंगे, तो उसको संभालने के लिए एक तरीका था सिंक्रोनाइज, दूसरा तरीका था वॉलेटाइल, तीसरा क्या तरीका हमने देखा, नॉन ब्लॉकिंग एल्गोरिथम। फ्यूचर कॉलेबल तरीका नहीं है, फ्यूचर कॉलेबल तो एक अलग वेज है थ्रेड पे वर्क करने का, कि जो थ्रेड अगर रिटर्न कर रही है वैल्यू तब हम फ्यूचर कॉलेबल यूज करेंगे। और उससे पहले हमने एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क जो देखा वो तो अल्टरनेट है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाने की जगह हम एक पूल बनाए और पूल से एग्जीक्यूटर सर्विस से मांग रहे हैं कि थ्रेड दो, ताकि हमें उतने नंबर ऑफ थ्रेड ना बनाने पड़े, ऑब्जेक्ट बनाने से हम बचे, ताकि मेमोरी कंजम्पशन भी कम। तो उसके लिए हमने एग्जीक्यूटर सर्विस यूज किया। लेकिन
जो मल्टी थ्रेडिंग का यानी थ्रेड सेफ्टी का जो बेसिकली अप्लाई कर रहा है रूल, वो है सिंक्रोनाइज्ड, वोलेटाइल और ये नॉन ब्लॉकिंग एल्गोरिथम, ये भी है। तो ये तीसरा रूल है। और चौथा भी है जो तुम्हारा डेटा को सेव करता है, वो है रेंट्रेंट लॉ। और ये सिंक्रोनाइज से फॉर बेटर है। क्यों है बेटर? क्योंकि सिंक्रोनाइज जो है, सबसे बड़ी चीज है सिंक्रोनाइज का, देखोगे प्रॉब्लम या तो मेथड पे लगाओगे या एक मेथड में लॉक, एक मेथड के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड पे तुम लॉक लगाते हो। लेकिन जब भी सिंक्रोनाइज काम करता है, एक ही मेथड में काम करता है। अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल मेथड एसोसिएट हो सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड, मतलब थ्रेड सेफ्टी से रिलेटेड, कि एक जगह लॉक लगाए और दूसरी जगह उसको अनलॉक किए। एक तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि लॉक एक जगह की एक पॉइंट पे, अनलॉक दूसरी जगह की, अपने कुछ कंडीशन के बेस पे अनलॉक किए। तो ऐसा काम सिंक्रोनाइजेशन से नहीं कर सकते कि लॉकिंग अनलॉकिंग जब चाहे लॉक लगाए, जब चाहे अनलॉक लगाए, वो काम सिंक्रोनाइजेशन से नहीं कर सकते। प्लस दूसरी प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन के साथ कि अगर सिंक्रोनाइजेशन का मेथड ही कहीं वो उसमें फंस गया, मान लो तुमने कुछ ऐसा रिसोर्स को कॉल कर लिया जिसके लिए वो वेट कर रहा है, तुमने अच्छे से कोड नहीं लिखा और डेडलॉक का स्टेट आ गया, तो वहां पूरा का पूरा एप्लीकेशन हैंग कर जाएगा। तो वहाँ हैंग डेडलॉक के चांसेस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, डेडलॉक का सिनेरियो। अगर सिंक्रोनाइज यूज कर रहे हो और अच्छे से कोड प्रॉपरली नहीं किया, तो डेडलॉक के चांसेस आ सकते हैं। लेकिन रेंट्रेंट लॉक के केस में डेडलॉक का चांस नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें देते हैं कि कुछ समय तक ही लॉक लगाओ, आफ्टर दैट अपने आप अनलॉक कर दो। समय का हम टाइम बाउंडेशन लगा देते हैं। ठीक है? तो रेंट्रेंट लॉक इसलिए बेनिफिट है ताकि एक तो जहाँ चाहे वहाँ हम लॉक लगाएंगे और किसी दूसरे प्लेस पे अनलॉक करेंगे, पहला। दूसरा चीज कि टाइम इंटरवल हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर अनलॉक नहीं हुआ तो इतने समय बाद एटलीस्ट अनलॉक करो ताकि मेरा रिसोर्स रिलीज हो। तो ये बेनिफिट होती है रेंट्रेंट लॉक मैकेनिज्म से। तो इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो पहले रिसोर्स करके क्लास ही बनाया। एक रिसोर्स करके क्लास बनाया जिसमें दो मेथड बनाया, डू समथिंग, डू लॉगिंग। कुछ मेथड इसी तरह बना लिया। अब कॉन्करेंट लॉक एग्जांपल, इसमें एक थ्रेड रनेबल से वर्कर थ्रेड बना रहे हैं जिसमें रिसोर्स का ऑब्जेक्ट यानी कॉमन रिसोर्स का लिया और लॉक नाम का एक जावा का रेंट्रेंट लॉकिंग के लिए यूज करते हैं, कॉन्करेंट डॉट लॉक के अंदर होता है। तो ये जावा का ये क्लास ही रेंट्रेंट लॉकिंग के लिए यूज होता है। तो इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया अपने थ्रेड में, और जब थ्रेड रन करते हैं तो उस समय देखो हम लोग लिखते हैं लॉग डॉट ट्राई लॉग, कितने समय के लिए लॉक करो, यहाँ टाइम देते हैं। यहाँ पे लॉक लगाया कि इतने समय के लिए ही सिर्फ लॉक करो, अगर इन केस ये मेथड फंस गया उस डेडलॉक के स्टेट में तो अपने आप रिलीज हो जाएगा लॉक, क्योंकि यहाँ टाइम लॉक हमने लगा दिया। और उसके बाद फाइनली में जाके हम इसे अनलॉक करते हैं कि अगर मान लो कोई एक्सेप्शन भी आई या कोई प्रॉब्लम आई तो उसके बाद इसी लॉक को यूज करके इसे अनलॉक करते हैं। तो जब जहाँ चाहेंगे वहाँ लॉक लगा सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्लेस अनलॉक का फाइनली होता है कि चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, अनलॉक किया और उसके बाद डू लॉगिंग को कॉल किया। तो अल्टीमेटली लॉक इस पे लगाया, ये अपना काम किया, उसके बाद ये काम हुआ। तो ये थ्रेड की तरह रन कर रहा था, लेकिन पहले ये वर्क हुआ फिर ये वर्क हुआ। तो क्लाइंट प्रोग्राम देखते हैं, एक सीक्वेंस में कॉल होना। तो हमने एग्जाम्पल का एक ऑब्जेक्ट बनाया और रिसोर्स को पास कर दिया और यहाँ 3 थ्रेड बना लिया और तीनों थ्रेड को स्टार्ट किया और तीनों थ्रेड देखना सीक्वेंस में ही इसको कॉल करेगा।
कभी ये नहीं होगा कि कुछ इसका कॉल हो कुछ इसका कॉल हो। तो प्रॉपरली लॉक अनलॉक हो रहा है, या तो ये तीन हुए फिर ये तीन, ये तीन, ये तीन। अगर ये लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं रखोगे, क्योंकि देखो सिंक्रोनाइजेशन इस सब हम इसीलिए लगाते थे ना, ज्वाइन सिंक्रोनाइजेशन। तो वही काम लॉक अनलॉक का अभी भी किए, एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए। लेकिन हम अपने हिसाब से फिर लॉक अनलॉक का पूरा टेक केयर किए कि कब लॉक लगाना है, किस लाइन पे लॉक लगाना, पूरे मेथड पे, ऑब्जेक्ट के किसी, या कई सारे ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हो। तो एक ही ऑब्जेक्ट पे एसोसिएट नहीं हुआ, आप चाहो जितना ऑब्जेक्ट बनाओ शेयर्ड, और उनको ट्राई ब्लॉक में रख दिए, ट्राई लॉक में, और उसके बाद फाइनली उसको अनलॉक किया। ये बेनिफिट है रेंट एंड लॉकिंग। समझ में आया कैसे यूज करोगे रेंट एंड लॉकिंग? yes, yes, sir. ठीक है, तो ये सबको कई बार देखना सुनना तो समझ में आएगा। हो सकता है एक बार में पूरी चीजें नहीं डाइजेस्ट कर पाओ, और जो मैंने आपको लॉक और सिंक्रोनाइजेशन में डिफरेंस बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें थी मल्टी थ्रेडिंग में। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट